शुरू। अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV और मेरे साथ हसनात मलिक और साकिब बशीर। आज बड़ी खबर है, एक बड़ा तूफ़ान, एक बड़ा सैलाब आया है जिसमें बज़ाहिर हमारा सियासी निज़ाम, अदालती निज़ाम और जमहूरियत भी बह जाएगी। ये सैलाब और ये तूफ़ान अदलिया की तरफ से लाया गया है। 9 मई के मुकदमात में आज 10 साल से ज़ायद की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। 100 से ज़ायद कारकुन और कायदीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज फैसलाबाद की एक अदालत की तरफ से आने वाले फैसले की लहरों में बह गए हैं। जी हाँ, ये सज़ाएँ कुछ देर पहले ही सुनाई गई हैं और इसमें तकरीबन 7 के करीब अरकान असम्बली भी हैं जो कि इन सज़ाओं के मुस्तहिक ठहरे। और लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पिछले कुछ दिनों से 9 मई के सज़ा याफ्ता अरकान असम्बली के फौरी नोटिफिकेशन नाअहली के जारी कर रहा था, आज फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मसरूफ़ होगा। बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर और हसनात मलिक। साकिब बशीर के पास चलते हैं, इनसे मालूम करते हैं कि आखिर ये कौन सी अदालत है, कैसा फ़ैसला है और कौन कौन लोग मुतासर हुए हैं। जी साकिब। ये फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है जिसके सामने फैसलाबाद में 9 मई के 4 मजमूई तौर पर केसेस थे, जिनमें 3 केसेस में ट्रायल चला और 3 केसेस में 260 मजमूई तौर पर मुल्ज़मान थे, जिसमें PTI की टॉप की लीडरशिप भी शामिल थी। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी ये शामिल नहीं थे। इसके अलावा टॉप की सारी लीडरशिप जो है उसमें शामिल थी। तो इसमें 3 केसेस थे। एक जो ISI का ऑफिस है फैसलाबाद में, उस पर अटैक हुआ था, उसमें 160 मुल्ज़मान थे, 185 मुल्ज़मान थे, जिसमें फ़ैसला आया है और उसमें 108 को सज़ाएँ हुई हैं और 77 बरी कर दिए गए हैं। दूसरा केस है थाना वहाँ पे जलाया गया था या उस पर अटैक हुआ था, वो इल्ज़ाम था। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 लोग जो है वो 68 टोटल थे, 8 बरी हुए हैं और 60 को सज़ाएँ हुई हैं। तीसरा जो फैसला है उसमें भी 53 लोग हैं, लेकिन वो अभी आना है। लेकिन मजमूई तौर पर जो PTI की टॉप की लीडरशिप है, अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के उमर अयूब, अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के शिबली फराज हैं, हामिद रजा हैं, जरताज गुल हैं, इसके अलावा PTI के 3-4 और भी MNAs और MPs भी हैं। ये मजमूई तौर पर जो पार्लियामेंटेरियंस बनते हैं 10 के करीब बनते हैं जिनको सज़ाएँ हुई हैं। इससे कबल 3 को फैसलाबाद से सजा हो चुकी है, 1 को लाहौर से। तो ये 15 के करीब फिगर पहुंच चुका है कि इस वक्त तक 9 मई के सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद में से 15 के करीब को सजाएं जो हो चुकी हैं। फैसलाबाद के आज के जो 2 फैसले आए हैं, तीसरा अभी उसकी डिटेल्स आनी है, वो मजमूई तौर पर ये तकरीबन 77 उसमें 108 को सजाएं हुई हैं, दूसरे में 60 को। तो ये 168 जो है वो 168 बनते हैं जिनको सजाएं जो है वो इस वक्त सुनाई जा चुकी हैं। अब इनकी डेफिनेटली इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, जेलों में भी रखा जाएगा, फर्दर कार्रवाइयाँ होनी है। जी साकिब, इससे पहले मैं हसनात के पास जाऊं, आज 31 जुलाई है और आज से तकरीबन 16 साल पहले 31 जुलाई 2009 को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में फुल कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया था जिसके मुताबिक 3 नवंबर 2007 का जनरल मुशर्रफ का जो फरमान था 60 से ज़ायद जजों को बरतरफ करने का, वो गैर आइनी था, बल्कि आइन से गद्दारी के मतरादिफ करार दिया गया था उस 31 जुलाई 2009 के फ़ैसले को। और आज भी 31 जुलाई है। बज़ाहिर जनरल मुशर्रफ को जो उसी जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई गई थी, बाद में खसूसी ट्राइब्यूनल के अंदर उसी सज़ाए मौत का आज 31 जुलाई के दिन बज़ाहिर अदला बदला हो गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि इमरान खान की हुकूमत थी, PTI की हुकूमत थी, जिसने 3 नवंबर 2007 के उसी जुर्म के हवाले से गद्दारी का जो मुकदमा मुशर्रफ पे चल रहा था उसमें जनरल मुशर्रफ को बचाने की कोशिश की। और जो जनरल मुशर्रफ के जो वकील थे इस केस में, जो उसका दिफा कर रहे थे, फ़रोग नसीम
और अनवर मंसूर, एक को वजीर कानून बनाया, इमरान खान ने दूसरे को अटॉर्नी जनरल बनाया, और फिर उन्होंने मिल के जनरल मुशर्रफ को बचाने के लिए एक ऐसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दी थी जो कहती थी कि जनरल मुशर्रफ ने कोई जुर्म नहीं किया, मगर इसके बावजूद भी जस्टिस वकार सेठ ने सजाए मौत सुनाई, एक बार भी नहीं 5 मरतबा सजाए मौत सुनाई, और उनके खिलाफ फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की फ़रोग नसीम ने, इमरान खान की हुकूमत ने, और कहा कि इनके खिलाफ रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये मकाफात अमल हमारी सियासी तारीख का अगर देखा जाए तो आज 31 जुलाई को हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने क्या सेलिब्रेट किया है? देखें, आपने 31 जुलाई 2009 के फैसले का जिक्र किया। मैं उस वक्त मौजूद था जब ये फैसला अनाउंस हुआ, और बड़ा अनप्रेसिडेंटेड हुआ कि 107 जज घर भेजे गए, और वो जजमेंट मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज हैं, जो बेनिफिशरी हैं 2009 के 31 जुलाई के, अगर 31 जुलाई 2009 में 107 जज फारिग ना होते तो याहिया अफरीदी साहब को कोई ना लेता, मंसूर अली शाह को कोई ना लेता, मुनीब अख्तर को कोई सुपीरियर जुडिशरी में ना लेता। ये सारे वो हैं जो उस वक्त 31 जुलाई 2009 के बेनिफिशरी हैं। उस जजमेंट को आज ये सारे जजेस पढ़ें, इनको पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ था कि हमने, अदलिया ने कभी डायरेक्टली और कभी इनडायरेक्टली एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप को सपोर्ट किया, फैसिलिटेट किया। ये वो जज अफसोसनाक सूरत हाल है जो उस वक्त के बेनिफिशरी थे, जो हाई कोर्ट में जिनको अपॉइंट किया गया था और कहा गया था कि जी चाहे जो भी होगा, इनको कानून आता है या इनको जितनी इनकी डेप्थ है, लेकिन कम अज कम ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये ड्यू प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे, ये सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होंगे, चाहे जो भी होगा, आसमान गिर जाए, वो इफ्तिखार चौधरी कहते थे, लेकिन हम आइन की बालादस्ती के साथ खड़े होंगे, जमहूरियत के साथ खड़े होंगे। आज वो जो बेनिफिशरी हैं उन्होंने ही सहूलतकारी की है। मुझे ये बताएं, जो आज कन्विक्शन हुई हैं और जो कुछ इस अदालती निज़ाम के साथ आज हो गया है, ये देखिएगा कि इसको, ये चीज़ें तो रिवर्स हो जानी, लेकिन ये किया किसने? ये सबसे बड़े काजी मुल्क के याहिया अफरीदी साहब का फैसला था कि 4 महीनों में ट्रायल कंक्लूड हो। उन्हें नहीं पता था कि नीचे मैनिपुलेट होंगी प्रोसीडिंग, सब कुछ पता था। लेकिन मसला ये है कि अगर जो सज़ा, मुझे ये बताएं 10 साल सज़ा, ये याहिया अफरीदी साहब खुद ही अपने आप से सवाल करें जो सज़ाएं दी गई, इससे ही मेलाफाइडी बन जाती है कि एक बंदे ने अगर जुर्म भी किया है उससे 15 गुना ज़्यादा आप सज़ा देते हैं, तो फिर उससे क्या चीज़ इस्टेब्लिश होगी? और यही चीज़ हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये अदालती निज़ाम, मौजूदा जस्टिस सिस्टम की हार है। सियासी जमातों पे कड़े इम्तिहान आते रहते हैं, हर जमात में आए हैं, पीपल्स पार्टी पे भी आए हैं, नून पे भी आए हैं। ये अलग बात है कि ये इस टाइम पे उधर खड़े हैं, पीटीआई पे भी आए हैं। किसी दिन पीटीआई के भी मामला ठीक हो गए तो यही देखिएगा, अदालतें इतनी जल्दी ही 190 जो ये बता रहे हैं, इनको सबको इक्विट करके कहेगी जी ठीक है, ठीक है। तो मेरा इसमें अगर पीटीआई के हालात ठीक हो गए तो मैं और आप कहाँ होंगे? But anyway, हम यहीं खड़े होंगे जिस तरह पहले आप खड़े थे। आप पीटीआई दौर में भी ज़ेर एताब थे, नून के दौर में भी ज़ेर एताब थे, पीपल्स पार्टी के दौर में तो फिर भी आप तो ज़ेर एताब ही रहेंगे। अच्छा साकिब, ये बताएं कि अब ये जो एक मुल्क की तहरीक का इमरान खान ने जेल से ऐलान कर रखा है, तो इमरान खान का क्या रद्द अमल होगा इन सज़ाओं की जब उन्हें इत्तला मिलेगी कि इतने बड़े पैमाने पे, ये तो एक किस्म का जिसको कहते हैं ना कि मैस कन्विक्शन हुई हैं, एक थोक के हिसाब से सजाएं सुनाई गई, इस तरह बाटा रेट पे 10-10 साल कैद। तो ये तो कभी सियासी कारकुनों के साथ अदलिया ने तारीख में शायद कभी ऐसा नहीं किया, मासवाए मार्शल्ला के दौर में जब इस तरह की अदालतें लगती थी और इस तरह की सजाएं सुनाई दी जाती थी। तो इमरान खान का क्या रद्द अमल होगा? अच्छा, एक तो मती साहब, ये जो सज़ाएं हुई हैं इसमें 2 किस्म के लोगों को सज़ाएं हुई हैं। एक वो जो साजिश में थे, ख़ासतौर पर उमर अयूब या पार्लियामेंटेरियंस, ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है उमर अयूब, शिबली फराज, ये मौके पर तो मौजूद नहीं थे, इनको जो वो कॉन्स्पिरेसी में सज़ाएं जो वो दी गई हैं कि इनकी माँ पर भी हुआ है और इन्होंने साजिश भी तैयार की थी और उस साजिश को एक्सेप्ट किया है। वो जो चक्री और फैज लाहौर वाली मीटिंग है, अगर इनको सज़ा होने का मतलब ये है कि फैसलाबाद की उसने अदालत ने एक्सेप्ट किया है। अब सवाल मेरा ये है कि प्रोसिक्यूशन ने असद उमर की हद तक चालान क्यों नहीं जमा कराया था, फरूख हबीब की हद तक चालान क्यों नहीं जमा करवाया था? मतलब ये है कि आपने उनको भी, फिर वो भी इसी लाइन में आते थे ना, या परवेज खटक जो है उनकी हद तक जो चालान जमा नहीं हुआ था। तो इसमें 2 चीजें हैं। नंबर 1, फैसलाबाद ISI के ऑफिस पर हमला हुआ। अब कैसे हुआ? PTI कहती है उसके लिए वीडियो ले आए, CCTV कैमरे ले आए, हमारे लोग नहीं थे या कुछ लोग थे, कुछ
उसको ले जाया गया, थाने पर हमला हुआ, अच्छा हुआ कैसे, उसको वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेट करें। तीसरा जो थे, गाड़ी जलाई गई थी, एडमिटेड फैक्ट है कि जलाई गई थी। अब किसने जलाई, ये कहते हैं जी किसी और ने की। अच्छा, कुछ लोग इनके कहीं ना कहीं कारकुनान की शक्ल में कोई ले गया या खुद मौजूद थे या जिस तरह भी थे वो मौजूद थे। अब मसला ज्यादा जो मेरी नजर में ज्यादा आता है वो ये है कि ये जो तफरीक एक तो की गई है कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिन्होंने कुछ कर दिया तो उसने आपने उनको इधर कर दिया, और जिन्होंने जो है वो इस निजाम के आगे खड़े रहे या पीटीआई के साथ रहे उनको आपने 10-10 सजा। यहां पे सवाल उठता है, बदनीति वाला जो सवाल इस जगह पे उठता है कि आपने जो लाइन कैसे, मतलब अगर 9 मई के केसेस में कोई बंदा भी ये नहीं कहता कि किसी ने जुर्म किया है तो आप उसको बरी कर दें, कोई ये भी नहीं कहता कि अगर किसी ने जुर्म नहीं किया तो उसको आप फिर भी सजा दें। तो इसलिए ये लाइन जो ड्रा हुई, इस लाइन ड्रा होने को सुपीरियर जुडिशरी ने देखना था, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने देखना था, उन्होंने अपने सर से उतारा। उनके सामने केस आया कि एक ही नौयत के केसेस हैं पूरे पंजाब में, आप एक जगह ट्रायल करवाएं, उन्होंने अपने सर से उतारकर लाहौर हाई कोर्ट को भेजा, लाहौर हाई कोर्ट ने भी उसको बॉदर नहीं किया। जो आपने सवाल किया इमरान खान साहब के हवाले से कि उनका रद्द अमल, आज से तकरीबन 2 या 3 हफ्ते पहले जो मंगल के दिन आई थिंक मुलाकात हुई थी, उसमें बैरिस्टर गोहर भी थे और भी 1-2 लोग थे, तो हमारे कुछ जराए से उस वक्त बात हुई थी। तो बैरिस्टर गोहर, क्योंकि वो नविश्ता दीवार नजर आ रहा था हमें भी, तो पीटीआई को भी और बैरिस्टर गोहर को भी नजर आ रहा था कि ये 9 मई में हमारी कन्विक्शन होनी है। तो इमरान खान साहब के सामने ये मामला रखा गया, उन्होंने कहा नो डील, कोई मुज़ाकरात नहीं। आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये चीजें ना लेकर आया करें, आप करें एहतजाज, खुल के एहतजाज करें, एहतजाज के जरिए ही रास्ता निकलना है, और आप एहतजाज नहीं करेंगे तो ये आपको जेलों में डालते रहेंगे। और इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 2 साल से हो गया हूं जेल में हूं, तो क्या हो गया है, तो जेलों से ना डरें। तो इसका मतलब यह है कि वो मेरी उन्होंने कोई रास्ता निकालने का, जो बैरिस्टर गौर जिस तरफ इशारा कर रहे थे, वो रास्ता निकालने की बजाय इमरान खान बड़े स्ट्रेट थे कि जेलों से ना डरें और आप जो है वो एहतजाज करें। लेकिन मसला ये है कि पीटीआई जेलों से डर रही है या नहीं डर रही, लेकिन एहतजाज से तो अब सूरत हाल आज की मैं अगर आपको बताऊं, 116 पीटीआई की टॉप की सारी लीडर A to Z, एटीसी रावलपिंडी और एटीसी इस्लामाबाद से, एटीसी रावलपिंडी से तकरीबन 68 या इससे ज़्यादा हुए हैं, और इसी तरह रावल जो इस्लामाबाद के 50 के करीब जो है वो उनके नॉन बेलेबल वारंट्स जारी हुए हैं पीटीआई की सारी लीडरशिप के। प्रोसिक्यूशन ने एटीसी पिंडी के बाहर अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एटीसी इस्लामाबाद के बाद अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसका डायरेक्टली हिट 5 अगस्त है। पीटीआई की सारी लीडरशिप A to Z इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए। चले, अच्छा असनाद, अब सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई पहले ही एक एहतजाज के मोड में थी, मुल्क गिर एहतजाज के इमरान खान ने कॉल दे रखी थी, 5 अगस्त नुक्ता अरूज होना था, सलमान और कासिम जो हैं उन्होंने अभी पाकिस्तान आना था जिनकी तारीखें नहीं आई। तो इन सज़ाओं का क्या इस एहतजाज पे असर पड़ेगा, और क्या इससे ज़्यादा लोग एहतजाज करेंगे, गुस्से में बाहर निकलेंगे, या इन सज़ाओं की वजह से अब पीटीआई का एहतजाज कमज़ोर पड़ जाएगा? आपको क्या लग रहा है? देखें, एहतजाज तो पहले भी जो है ना वो कोई हम नहीं देख रहे थे कि कोई बहुत ताकतवर होता, मौसर होता। पीटीआई के अंदर भी लोग समझते हैं कि ये टाइमिंग ऐसी नहीं है। एक तरफ ट्रंप के साथ मौजूदा हुकूमत की डील हो गई है, उस डील के बाद अदालतों में भी एतमाद आ गया है, या अफरीदी साहब भी कह रहे होंगे रिजॉइस इट। तो मेरा ख्याल है कि एक चीज़ जो ये है कि पीटीआई को समझना चाहिए, 2 ऑप्शन है जो बार बार इनको कहा जाता है, या तो माफ़ी मांगे 9 मई पे तो हम छोड़ देंगे, लेकिन सवाल मतीउल्लाह जान साहब का ये है कि फिर अदालतें बंद कर दें, आर्टिकल 10 आइन से निकाल दें, फिर ड्यू प्रोसेस निकाल दें, फिर इन जजों को हम 27 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? ये हर किताबें ये पढ़ के PhD फलां, अगर आपने इंसाफ इस बुनियाद पे माफ़ी से करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करना है, पोलिटिकल अंदाज से करना है, तो फिर ये जज किस चक्कर में हमें बिठाए हुए हैं? 27 लाख रुपए और नई जो सिविक गाड़ी 1 करोड़ रुपए की अभी आई है, कोई बावर्ची सुने, नए खानसामे भी मिले हैं और बहुत कुछ मिल रहा है। ये किस चक्कर में मिल रहा है? जब ड्यू प्रोसेस और फेयरनेस के तकाजे नहीं पूरे कर पा रहे जजेस, और फैसले वो हैं जो एग्जीक्यूटिव की मंशा पे हो रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि एग्जीक्यूटिव ही टेक ओवर कर ले जुडिशरी को। सबसे बड़ा लूजर जो है वो आपका जस्टिस सिस्टम है, और इमरान खान को ये तो जो भी है, क्योंकि मसला ये है कि इमरान खान भी एक पोजीशन ले चुके हैं और एस्टैब्लिशमेंट भी ले चुकी है, तो अल्टीमेट इस वक्त कैजुअल्टी जो है वो आपकी जुडिशरी की हुई है। और उसकी वजह यह है कि जो जज इस वक्त ड्राइविंग सीट पे हैं वो इस निज़ाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं।
अगर ये निज़ाम कमज़ोर होता है, अगर पीटीआई मजबूत होती है, 26वीं तरमीम रिवर्स होगी, 36वीं तरमीम के जो बेनिफिट हैं लेने वाले जज हैं उनका क्या होगा? तो मसला यहाँ ये आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एहतजाज पीटीआई का अब किस चक्कर में होगा, आप, मेरा नहीं ख्याल, ये अब टाइमिंग जो है ना वो मुनासिब नहीं, लेकिन ज़ाहिर बात है उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। फिर दूसरी बात ये है, जो हकीकत है पीटीआई वाला, एक तलख हकीकत है, पीटीआई में आधे लोग जो हैं वो राब्तों में भी रहते हैं और वो उनका एक सिचुएशन, उनकी पोजीशन जो है वो हमेशा जो है वो उधर भी है इधर भी है और उनके अंदाज़ा भी हो गया होगा। तो मेरा ख्याल है कि उनकी स्ट्रेटजी पहले भी कंफ्यूज रही, अब भी रहेगी। 5 अगस्त की जो ये डेडलाइन है, इससे तो अब ये होगा कि ये गिरफ्तारियाँ हो जाएंगी तो मज़ीद वर्कर में डिमोरलाइजेशन आएगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो ये याद रखें, इन्होंने इमरान खान को 3 केसेस में सजा दी, एक में कुटल भी हो गई, सबसे केस स्ट्रांग था साइफर, उसका पॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट पड़ा, इलेक्शन आपके सामने, रिजल्ट जो है उसका पॉलिटिकली फायदा पीटीआई को हुआ। ये जो सजाएं दी हैं इसका एक विक्टिम मजलूमियत हर जगह गई है कि जी ज्यादती हुई। 9 मई में अगर हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका चलान हो और आपको उम्र कैद दे। अगर एक बंदे ने जुर्म भी किया है तो लोग 2-2 साल से अंदर हैं, उनको अब ठीक है आगे। लेकिन अगर फौजी अदालतों ने भी तो सजाएं सुनाई, उन्होंने भी सबको 10-10 साल का डेटरेंस नहीं बन पाएगा। डेटरेंस नहीं, लोगों में मजलूमियत, डेटरेंस बनता कि आप इंसाफ और कानून के मुताबिक ड्यू प्रोसेस 10A को फॉलो करके आप सजाएं देते, ओपन ट्रायल होता, मीडिया को एक्सेस होती, सारी चीजें पब्लिक होती कि ये इन्होंने फसादात में ये शामिल थे, कोई हमदर्दी ना होती। लेकिन जिस तरीके से आपने सजाएं दी हैं और सबको पता है इसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव थे, उसके बाद क्या है, किस तरह आप कहेंगे कि जी अच्छा, इसमें अभी जो तलवार है वो हटी नहीं है। सरगोदा से जो है वो एक और फैसला तकरीबन आने को है, वो भी आ सकता है 1-2 दिनों में। लाहौर से 2 फैसले जो है वो आने को हैं, वो भी आ सकते हैं। अब देखना पड़ेगा, उनकी सारी तफसीलात निकालनी पड़ेगी कि अब लगता ऐसे है कि जो बच गए हैं वो हो सकता है उनमें हों, तो बचा तो बहुत कम ही, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पार्लियामेंटेरियंस हैं खास तौर पर वो हिट हो रहे हैं। एक चीज़ मती साहब देखें आप, अपोजिशन लीडर पंजाब, कौमी असम्बली, सेनेट, तीनों जो है वो रास्ते से हटा दिए गए हैं। ये भी हमारी एक जमहूरी तारीख में एक गैर मामूली जो है वाक़या है। जी, ये बताएं साकिब के, अब आपसे भी यही सवाल है कि बैरिस्टर गौहर अली खान ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपना रिएक्शन दिया इन सज़ाओं के ख़िलाफ़ और कहा कि मेरी इमरान खान से जब मुलाकात होगी तो हम बहुत सी ऑप्शंस पर गौर करेंगे, जिनमें से एक ये है कि क्या हमने असम्बली के इजलास का बॉयकॉट करना है, क्या हमने पार्लियामेंट का हिस्सा रहना है या नहीं है। तो आपके ख्याल में अब हालात ऐसे आ गए हैं कि ये पार्लियामेंट और ये निज़ाम जो है अब इसका हिस्सा बन के रहना पीटीआई के लिए अब ये बिल्कुल ही एक वक्त का ज़िया होगा? देखें, बिल्कुल ये बात वैसे नून और पीपल्स पार्टी को भी समझनी चाहिए कि अगर अपोजिशन कमज़ोर होगी ना तो ये 2 जमातें स्ट्रांग नहीं होंगी। अगली बारी इनकी भी आ रही है अनकरीब। और दूसरी बात यह है कि अल्टीमेट जो चीज़ें जा रही हैं ना, वो जो सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि अब ये सोच पाई जा रही है कि जो ताकत का महवर है वो एक जगह हो, यानी सदारती निज़ाम की तरफ भी उनका इशारा था। तो ये 18वीं तरमीम पे एहसन इकबाल साहब ने कोई बात की है कि जी रोल बैक की, फिर पीपल्स पार्टी वाले थोड़े नाराज हो गए। कल बिलावल भुट्टो ने भी ट्वीट किया हुआ था उस पर। मसला ये है कि अब इन जितने लोगों को कन्विक्ट हुए, एक तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा, अपील इनकी नहीं हक। अब इसका जो भी फैसला है वो पोलिटिकली एक सेटलमेंट के साथ होना है। या तो ये है कि सेटलमेंट हो और सब लोगों को यही अदालतें जो सजा सुना दी इनको कुट कर दें और फिर निज़ाम चलता रहे। दूसरा ये है कि ये अदालतों से जो पार्लिमानी सिस्टम से निकल आए। मेरा ख्याल है कि अब इसकी अहमियत तो नहीं रही है सिस्टम में रहने की, लेजिटिमेसी देने की। पहले भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेजिटिमेसी पीटीआई ने दी सिस्टम को। अगर वो निकल आते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर जो है वो जिस किस्म की अमेंडमेंट आ रही हैं तो फिर निज़ाम, फिर आईनी अदालत या जो भी पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो इस वक्त बेनिफिशरी बने पड़े हैं वही मे भी 6 महीने बाद फिर पछताएंगे। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई के पास अब यही कार्ड है कि बाहर निकला है। आप क्या कहेंगे साकिब? मेरा ये ख्याल है कि बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। उसके लिए हमारे सामने मिसाल है ये अप्रैल 2022 की, कि जिस वक्त अदम एतमाद आई, इमरान खान साहब ने पहले कौमी असम्बली छोड़ी, फिर उन्होंने सूबाई असम्बली छोड़ी। उसके जो है वो उनका क्या मिला, उनको उसके बदले में कुछ नहीं मिला, ज़ीरो। मतलब इवन अगर सिचुएशन जो है वो हो सकता है उनकी हुकूमत होती तो हो सकता है सिचुएशन और होती, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से या बाकी मामलात के हवाले से। एक वक्त वो आया कि पीटीआई
अदालतों में जाकर ये कह रहे थे पार्लियामेंटेरियंस कि हमारे इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक उसके 2-2.5 माह बाद जब इनको शायद रियलाइज हुआ कि अल्टीमेटली असम्बली जो है वो कम हो या ज्यादा प्रोटेक्शन है उसमें, आप उसमें ज्यादा या कम किरदार अदा कर सकते हैं, तो ये गए कि हमारे इस्तीफे क्यों एक्सेप्ट किए, स्पीकर रोके, उससे एक्सेप्ट नहीं कर रहा बल्कि करीब था कि एक्सेप्ट कर ले, तो ये गए कि रोके जी उनको कि हमारे इस्तीफे जो है वो एक्सेप्ट ना करें। तो मेरा इस पे पॉइंट ये है कि इनको असम्बलीज तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। इस वक्त अगर देखें ना, इनके जितने लोग हैं वो केपी में हैं, केपी की हुकूमत है, अगर वो छोड़ देंगे तो फिर तो कहानी खत्म है। देखें, मेरे ख्याल में जो साकिब की बात है ना, वो ये है कि वो असम्बली बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए थी, जिसकी वजह से ही पीटीआई आज खमियाजा भुगत रही है। पंजाब हुकूमत उस वक्त नहीं छोड़नी चाहिए थी। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन अब जो सूरत हाल है, देखें केपी गवर्नमेंट में अगर आप कह रहे हैं कि जी लोग छुपे हुए हैं, ये बेनिफिट है। पार्टी आपकी पंजाब में ख़त्म हो गई है, आपने सिर्फ क्या केपी चलाना है। और केपी में भी मुझे बताया 26 नवंबर के बाद जो केपी गवर्नमेंट का स्टांस था, उसने किसको सपोर्ट किया। तो देखें, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का भी, केपी गवर्नमेंट का भी कोई फायदा पीटीआई को नहीं हो रहा। ये सारा निज़ाम दे दिया जाए, बेहतर ये है लेजिटिमेसी करने की, वो असम्बलियां नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन अब इन असम्बलियों की क्या वक़्त है जब अपोजिशन लीडर को एक इस बुनियाद पे नायल किया गया कि आप एक पार्टी से तल्लक, वो ये नहीं था कि आप मौजूद थे। अहमद खान बचर का यही था ना कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सही और यही बात है। फिर क्या सिस्टम रह गया कि अली अमीन गंडापुर साहब की क्या खबर है, उनके हवाले से भी कोई केस में कोई फैसला आया है? नहीं, अली अमीन गंडापुर जो है इस केस में उनका चालान ही नहीं था, तीनों केसेस में। इसलिए जब चालान नहीं था उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चला, जब ट्रायल नहीं चला तो फैसला नहीं आ सकता। शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, असद उमर, फरूख हबीब, इन चारों के हवाले से गलत खबरें चली हैं। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी और इन चारों के हवाले से चालान ही नहीं था, केस चले नहीं, ट्रायल ही नहीं चला। चले, अच्छा, ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो उमर अयूब साहब से पेशावर में मुलाकात का कोई ऐलान किया था, तो उस मुलाकात का अब क्या होगा? आप वो जेल में जाके मिलेंगे उमर अयूब साहब से? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो मे भी अभी भी मिल लें, याहिया अफरीदी साहब को मिलने में क्या रह जाए कि वैसे ही पेशावर सुना है वो आज जा रहे हैं या चले गए होंगे, कल वो वहाँ केसेस की। आप वो एक सजा याफ्ता बंदे से कैसे मिल सकता है चीफ जस्टिस? वैसे हाँ, ये बात आपकी ठीक नहीं, ये बड़ा सवाल है। पुलिस बाहर खड़ी होगी, हो सकता है वो जो उनके दरवाजे पर पुलिस वाला, सिक्योरिटी वाला खड़ा होके आ गया बंदा जी पकड़ के उधर दो, इधर किधर बात है। सलमान राजा साहब से मिल सकते हैं। असल में उमर अयूब साहब आपको पता है कज़न है मियां गुल साहब, जस्टिस मियां गुल हसन। वो एक था कि जी उन्होंने लेटर लिख दिया जी याहिया अफरीदी साहब का, मुझे पता है उन्होंने कहना है कि जी हो गया, ठीक है, रिजॉइस इट, और ऐसा करें, अपील आप करें, अपील हक है, अदालतें शुक्र करें, खुदा का शुक्र अदा करें कि अदालतें काम कर रही हैं, रात 2 बजे तक बैठी हैं, हाई कोर्ट में आप अपील दायर करें और उससे पहले सरेंडर करें, उसके बाद में भी आप जेल में जाएं। उधर जेल रिफॉर्म के लिए ऑलरेडी उन्होंने कमेटी बना दी है, और जेल के हालात बेहतर कर देंगे। फिर वो कहेंगे कि कोई मसला नहीं, हाई कोर्ट में छुट्टियां हैं, अभी आपकी सस्पेंशन नहीं लगेगी, लेकिन छुट्टियों के बाद लग जाएगी। अब ये जो इतनी मीठी गोली देंगे याहिया अफरीदी साहब के, देखिएगा कि उनको शुगर हो जाएगी। अच्छा, एनीवे, अब ये बताएं ना कि अब ये जो सजाएं हुई हैं ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है, इतने मास लेवल पे। अब इनकी अपीलें जो होंगी वो एक तरफ तो अदालत आलिया नीलम में जाएंगी और दूसरी तरफ अदालत जस्टिस सरफराज डोगर में जाएंगी। तो इस्लामाबाद नहीं, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट की हैं सारी जो है। इस्लामाबाद की तो मेरे ख्याल में अब टेकअप हो चुकी हैं, कुछ का हो चुकी हैं, कुछ ने दोबारा भी हेयरिंग होनी है। तो क्या आपको एक्सपेक्टेशन है लाहौर हाई कोर्ट कितने जल्दी? देखिए, वो जो सजाएं हुई हैं ना, ये इमरान पीटीआई को रिहाई, इन सारे लोगों को रिलीफ तभी मिलेगा जब एग्जेक्टिव जाएगी। अदलिया से भूल जाएं, अगर कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट कर लें, जो माफी तलाफी की बात है वो, या फिर बैठ जाए जेल में करनी चाहिए। नहीं, देखें, वो अब इनका अपना है व्यू कि ये क्या करें, आगे इनको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इनको पता है कि हम लड़ सकते। देखें, एक तो ये है कि जी आप जेलों में जाएं सारे लोग, 200 लोग, 200 लोग चले जाएं, फिर यही हो सकता है कि ये भी एक होता है ना कि टाइम आप एक किस्म का एक प्रोटेस्ट होता है कि ठीक है जी हम जेलों में भेज दें, लेकिन अगर ये नहीं तो फिर दूसरा को पॉलिटिकल। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की आज एक बहुत बड़ा इजलास हुआ है, उसमें बैरिस्टर गौर, पीटीआई और तमाम जो अपोजिशन के लीडरान हैं उन्होंने खिताब किया। जमात इस्लामी ने भी शिरकत की है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लोग भी यहाँ मौजूद थे और
पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के लोग थे और वकला रहनुमा भी थे। तो आप क्या देख रहे हैं ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की अब क्या स्ट्रेटजी होगी आज की सज़ाओं के हवाले से? अच्छा, पहले मैं वो जो अपील वाला आपने कहा, अपील में जो कॉन्स्पिरेसी पर सज़ाएँ हुई हैं, जो इनके MNAs हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो लीडरशिप है, कॉन्स्पिरेसी के नुक्ते पर प्रोसिक्यूशन का केस आज भी अगर आप स्टडी करें, किसी इंडिपेंडेंट वकील को दे दें, किसी रिटायर्ड जज के सामने वो फाइल रख दें, सर्विंग जज के सामने ना तो कॉन्स्पिरेसी के नुक्ते पर प्रोसिक्यूशन का केस बहुत ही कमजोर है। अब सजाएं जज साहब ने किस तरह दी हैं, अदालतों ने उसको एडमिट किया, सजाएं दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि चले वो उन्होंने कर ली, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में अब जब ये केस खुलेगा, बेशक 10 साल सजा है। साकिब साहब आप क्या बात करते हैं? लोग कहते थे जी 109 मशवरे में किसी को सजाए मौत नहीं होती, भुट्टो को हुई, जुल्फिकार अली भुट्टो। जी जी, तो ये आप कंस्पिरेसी में सजाएं नहीं हो सकती आपके? हो सकती हैं। हाँ, ये अलग बात है। 40 साल बाद यही अदालतें कहेंगी कि उस वक्त ड्यू प्रोसेस फेयरनेस के तकाजे पूरे नहीं हुए, लेकिन हम रिमोर्स चलें 40 साल बाद अल्लाह करे अदालत। लाहौर हाई कोर्ट का एक और मैं चीज ऐड कर दूं, लाहौर इंटरव्यू कोई देगा जज कि जी वो हमें नहीं। अच्छा ये भी है ना, मंदोखेल साहब कहते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं है, और ये भी बात थी कि जी वहाँ वकीलों ने हमें नाराज कर दिया था, जिस नसीम हसन शाह कहते हैं कि अगर भुट्टो के वकील हमें नाराज ना करते तो हम उनको उम्र कैद। तो अब ये है कि जी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, लीगल स्ट्रेटजी PTI की ठीक होती, जजों को रिजर्व सीट में नाराज ना करते। बिलोच जज नाराज हो गए, काजी फैसल साहब को आपने ये कह दिया कि जी उन्होंने, अच्छा काजी साहब को कहने की वजह से हाँ, वो सारी बातें यही। अच्छा, मैं ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सवाल, जी जी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तो मेरा ख्याल है PTI जो है वो एक कोशिश कर रही है, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन। ये आज से तकरीबन 4-6 माह पहले भी एम्बेसडर होटल मेरे ख्याल में वहाँ पे एक इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तकारीर हुई थी, सख्त बातें हुई थी, 75 साल में ये हुआ वो हुआ, सब कुछ हुआ था। हुकूमत क्यों नहीं इनको करने दे रही कन्वेंशन? हाँ, हुकूमत की जो है वो अब ऐसे लगता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं वो तय कर चुकी हैं कि जिंदगी भर उन्होंने हुकूमत में रहना है, कभी भी उन्होंने अपोजिशन में नहीं जाना। और वो जो प्रोटेस्ट का जो राइट है उसके हवाले से सेनेटर इरफान सदीकी ने वो बिल पेश किया था, वो कानून बना था इस्लामाबाद के लिए, और उसके बाद वो प्रोटेस्ट का राइट ही जो वो तकरीबन ले लिया गया कि आप बिला इजाजत नहीं करेंगे, इजाजत तो आपको देनी नहीं है, तो अगर करेंगे तो फिर अंदर आपको भुगतना पड़ेगा। आपके ख्याल में ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है, काफी जमातें अब इसमें हैं? देखिए मसला ये आ रहा है कि PTI जो है ना वो PDM बनी थी ना, मौलाना फजल रहमान को एक सरबराह बनाया था, तो जॉइंट स्ट्रेटजी बनती थी जो भी मौलाना साहब बनाते थे। अब मसला ये आ रहा है कि आज यहाँ एलामिया होगा, देखिएगा शाम को जो अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो बिल्कुल अपोजिट होगी, फिर इमरान खान साहब जो बात करेंगे वो बिल्कुल अपोजिट। देखिए या तो फिर आप जॉइंट अपोजिशन के साथ, चाहे वो लोग आपके साथ हैं लेकिन इनके साथ चलें, एक स्ट्रेटजी बना के चलें। देखें ये एक लॉन्ग टर्म अब काम है, आप ना आपको अदालतों से सपोर्ट मिल रहा है, ना मीडिया आपके साथ है, ना बाहर आपके साथ, आपको मुनासिब टाइम का वेट करना पड़ेगा और ये यकदम नहीं होगा। इस तरह इश्यूज हाईलाइट होते रहेंगे कम से कम लोगों में और इस तरह। लेकिन ये जो है ना कि लोगों को बाहर निकालना, वर्कर को, मेरा ख्याल है वर्कर को आप मजीद मुश्किलात में डालेंगे, ऑलरेडी इतनी मुश्किलात हो चुकी हैं। इसका हल जो है वो और तरीके से कोई इसके हल निकालना होगा, वो ये है कि आप जॉइंट अपोजिशन के साथ मिल के मीडिया पर्सन के पास जाएं, मीडिया हाउसेस में अपने इमरान खान को खतूत लिखने चाहिए उन सीनियर सहाफ़ियों से जिनको उन्होंने माजी में नाराज़ किया कि भाई ये मामलात हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी 99 के बाद जब UK गए थे तो सहाफ़ियों से माजरत की थी कि मेरे दौर में ये कुछ होता रहा, ये ताकि सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी चले। अब बहुत से लोग आप भी जानते हैं, सहाफ़ी हजरात हैं, वकील, वो इस वजह से कि जी इमरान खान के दौर में हमारी ट्रोलिंग हुई तो ये हुआ वो चीज़ हुई, तो ये वो चीज़ें हैं जो PTI को थोड़ा सा करना चाहिए नज़रसानी। चले मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके पास कोई सियासी बयानिया है ही नहीं। जो सबसे बड़ी जमात है उसके बयानिया से लगता है कि वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं, जबकि ख़ुद इमरान खान ये कहते हैं कि मेरी रिहाई की बात नहीं है, ये मुल्क में जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती की बात है। मगर इस हवाले से इमरान खान भी कोई लाहे अमल देने में नाकाम नज़र आते हैं कि भाई सिविलियन बालादस्ती को अगर आपने बहाल करना है तो लोगों को कोई कॉज दें, आप बताएं कि मैं ये 10 फैसले करूंगा सिविलियन बालादस्ती के लिए, ये 10 पॉइंट एजेंडा है। ऐसी कोई चीज़ ना PTI ने दी है और ना ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पास कोई एजेंडा लगता है, क्योंकि ये जितनी भी आज हमने तकरीरें सुनी हैं किसी ने एक भी तजवीज़ नहीं दी
कि सिविलियन बालादस्ती को कैसे कायम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर कहते थे कि खुफिया इदारों के हवाले से कानून साजी करें, एक चीज़ ये है। दूसरा ये कि फ़ौज को कारोबार नहीं करना चाहिए और तमाम बिजनेसेस से फ़ौज को अलग करना चाहिए। तीसरा, इस तरह के 10-12 इक़दाम अगर अपोजिशन जमातें तजवीज़ करें तो वो एक कॉज नज़र आती है कि जिसके लिए लोग बाहर निकले। अभी तक ना तो पीटीआई की तरफ से ऐसा कोई एजेंडा सामने आया है और ना ही अपोजिशन। अब देखें एलामिया पे भी यही होगा कि आइन और कानून की बालादस्ती और कैसे होगी, उसके लिए फिर भी हमें एक और कन्वेंशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया हसनात मलिक और मेरे साथ थे साकिब बशीर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।